नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक त्रिपाठी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि देश में कोरोना महामारी की समस्या चल रही है और इस समस्या के कारण सभी कॉलेजेस और सभी कोचिंग सेंटर्स पूरी तरह से बंद है। शैक्षिक जो शिक्षा जो जगत है वो पूरी तरह से रुका हुआ है, क्योंकि कोरोना महामारी इतना भयावह रूप ले चुका है कि सामाजिक दूरी बनाना काफ़ी ज़रूरी है। इसी कारण आप लोगों की पढ़ाई भी रुक चुकी है कॉलेजों में, कोचिंग सेंटरों में। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया जाए, जिसमें आप लोगों को जो आप सभी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है, जैसा कि आप सभी को पता है कार्यशाला गणना विज्ञान, जो इसका पूरा संबंध मैथमेटिक्स और साइंस से हैं। ये टॉपिक अगर आप रेगुलर नहीं पढ़ते हो तो आप लोगों को काफ़ी नुकसान हो सकता है, क्योंकि प्रैक्टिस बेसिस ये सब्जेक्ट होते हैं। जैसे कि देखिए, वायरमैन ट्रेड वालों के लिए, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए, इलेक्ट्रॉनिक मैक ट्रेड वालों के लिए, वेल्डर ट्रेड के लिए, फिटर ट्रेड के लिए और डीजल मैकेनिक ट्रेड के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर या फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर दोनों में प्रमुख रूप से आता है और काफ़ी वेटेज होता है। कई बार अभ्यर्थी इसमें पास हो जाते हैं और कई बार अभ्यर्थी इसमें पास नहीं हो पाते हैं। तो मैंने सोचा एक सीरीज़ बनाई जाए, ताकि आप लोगों को जो जो शिक्षा से आपको जो नुकसान हुआ है वो आपकी पूरी भरपाई हो सके, आप घर पे बैठकर इसको पढ़ सकें। तो आइए शुरू करते हैं कार्यशाला गणना विज्ञान के पहले चैप्टर के साथ में। देखिए, मैं आपको इसमें सिलेबस बताऊंगा। जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए मैंने ये बनाया है। जैसे कि इसमें हम पदार्थ विज्ञान को पढ़ेंगे। ये चैप्टर के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ: पदार्थ विज्ञान, द्रव्यमान भार घनत्व, चाल वेग, कार्यशक्ति ऊर्जा, ऊष्मा एवं तापमान, इकाइयाँ, बीजगणित, त्रिकोणमिति और क्षेत्रमिति। इन टॉपिकों को हम फर्स्ट जो मेरा जो सीरीज़ रहेगा उस सीरीज़ में मैं इन सभी चैप्टर को कराऊंगा, जो फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर यानी कि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों में कॉमन रूप से परीक्षा में आते पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक को लेकर। पहले टॉपिक का हमारा नाम है पदार्थ विज्ञान। देखिए दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि वीडियो छोटा हो और आपको कम समय में अच्छी चीज़ें आपको जानकारी मिले, ताकि आप पूरे दिन में अगर आधे घंटे भी अगर आपकी पढ़ाई हो जाती है तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा उस चीज़ का। तो सबसे पहले मैं जो पढ़ाई स्टार्ट करते हैं हम लोग, उस टॉपिक का हमारा नाम है पदार्थ विज्ञान। देखिए, पदार्थ विज्ञान के बारे में सभी को बेसिक जो जानकारी है वो मैं बताता हूँ। पदार्थ विज्ञान क्या होता है, सबसे पहले ध्यान होना चाहिए विज्ञान क्या होता है। और विज्ञान भी देखिए दो शब्दों से मिलके बना है, वि प्लस ज्ञान, दो शब्दों से मिलके बना है विज्ञान, है ना। तो यहाँ पर बात आती है ज्ञान का मतलब क्या होता है। ज्ञान का मतलब होता है कि किसी भी जानकारी को ग्रहण करना या उसके बारे में जानना क्या कहलाता है, ज्ञान कहलाता है। और वी का मतलब होता है विशिष्ट, यानी किसी भी जो जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं उसका विशिष्ट ज्ञान अगर हम प्राप्त करते हैं तो उससे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। अब यहाँ पर बात हो रही है पदार्थ के बारे में, बात हो रही है तो पदार्थों के बारे में विशिष्ट ज्ञान को ग्रहण करना क्या कहलाता है, पदार्थ विज्ञान कहलाता है। अब बात करते हैं पदार्थ विज्ञान की अवस्थाओं के बारे में। कितनी अवस्थाएं मानी गई है पदार्थ की, तो पदार्थ की मुख्य रूप से 3 अवस्थाएं मानी गई है। एक मानी गई है ठोस अवस्था, दूसरी मानी गई है द्रव अवस्था और तीसरी मानी गई है गैस अवस्था। आइए जानते हैं ठोस, द्रव और गैस तीनों में मुख्य रूप से अंतर क्या होता है। देखिए, जैसे कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है ठोस अवस्था, है ना। ठोस अवस्था क्या होता है, इसकी आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला है सोना, चांदी, तांबा, या फिर एक और मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे मैंने उदाहरण लिया है बर्फ का उदाहरण मैंने लिया है। अब बात करते हैं कि बर्फ की आकृति निश्चित होती है और बर्फ का आयतन भी निश्चित होता है, ठीक है। इसलिए हम उसे क्या कहेंगे, ठोस अवस्था में उसे हम काउंट करेंगे। इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, यानी कि आकर्षण बल का मतलब एक कण दूसरे कण से काफ़ी बहुत अच्छे तरीके से जकड़ा हुआ होता है। मतलब उनकी आकृति, जब हम आकृति बोलते हैं कि किसी वस्तु की अगर आकृति निश्चित है तो उनके मध्य जो अणु होंगे उनके मध्य आकर्षण बल हमेशा अधिक होगा।
इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? सोना, चांदी, तांबा इत्यादि, ये ठोस अवस्था के उदाहरण हैं। अब बात करेंगे हम द्रव अवस्था के बारे में। द्रव अवस्था क्या होता है? द्रव का मतलब होता है तरल अवस्था, जिसकी आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। जैसे मैं बोलता हूँ पानी, पानी को आपने कटोरी में लिया तो कटोरी का रूप धारण कर लेगा, पानी को अगर आप गिलास में डालोगे तो गिलास का रूप धारण कर लेगा, ठीक है। तो उसकी आकृति अनिश्चित है परंतु उसका आयतन निश्चित है। इसके अणुओं के मध्य आकर्षण बल कम होता है, इसीलिए ठोस अवस्था में नहीं होता है। अगर अणुओं के मध्य आकर्षण अधिक होगा तो उसकी आकृति कैसी होगी? ठोस होगी। लेकिन उसके मध्य अगर आकर्षण कम है तो अवस्था क्या कहलाएगी? द्रव अवस्था कहलाती है। इसके उदाहरण लेते हैं हम, जैसे पानी, तेल, दूध इत्यादि। तीसरी बात करते हैं हम गैस अवस्था के बारे में। देखिए गैसीय अवस्था क्या होती है? इसका आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती है। मतलब हम बात करेंगे कि जो गैस होगा वो हवा में जो नजर आती नहीं है, तो इसके मध्य जो अणुओं के मध्य आकर्षण बल होगा वो बिल्कुल ही नगण्य हो गया। मतलब इसके कण एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते, झगड़े हुए नहीं होते। इसका आयतन अनिश्चित है। मतलब आयतन, जैसे कि अगर गैस को आपने बोतल में बंद कर दी तो बोतल के रूप धारण कर लेगी, गैस को अगर आपने टंकी में डाल दिया तो टंकी के रूप धारण कर लेगी। इसकी आकृति भी अनिश्चित होती है। उदाहरण के रूप में बात करेंगे तो सभी प्रकार की जो गैसें होती है वो गैसीय अवस्था में आती है। तो आज हमने देखिए, अभी हमने क्या पढ़ा? ठोस अवस्था, द्रव अवस्था में और गैस अवस्था, तीनों में अंतर पढ़ा। फिर से रिप्लाई करता हूँ। ठोस अवस्था में आयतन और आकृति दोनों निश्चित होती है। द्रव अवस्था में आयतन निश्चित होता है परंतु आकृति अनिश्चित होती है। गैस अवस्था में आयतन और आकृति दोनों ही अनिश्चित होती है। यहाँ आकर्षण बल ठोस में सबसे ज़्यादा होता है, द्रव अवस्था में कम होता है, और गैसीय अवस्था में अणुओं के मध्य आकर्षण बिल्कुल नगण्य होता है। उदाहरण सोना, चांदी, तांबा, बर्फ, पानी, तेल, दूध। और गैसीय अवस्था में बात करेंगे तो सभी प्रकार की गैसें इसके उदाहरण हैं। नेक्स्ट बात करते देखिए हम पदार्थों के वर्गीकरण के बारे में। अब पदार्थों को कितने भागों में डिवाइडेशन किया गया है, ठीक है। पदार्थों के वर्गीकरण में बात करेंगे तो सबसे पहले वर्गीकरण का मतलब होता है पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धात्विक पदार्थ और दूसरा होता है अधात्विक पदार्थ। क्या अंतर होता है धात्विक और अधात्विक में? देखिए, धात्विक वे पदार्थ होते हैं जो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। मतलब धात्विक पदार्थ जितने भी होंगे वो ठोस अवस्था में पाए जाएंगे। बात करेंगे पारा, तो पारा एक ऐसी धातु होती है जो ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती है। इसी प्रकार हम बात करेंगे अधात्विक में, तो अधात्विक की जितनी भी पदार्थ होते हैं, अधात्विक जितने भी पदार्थ होते हैं वो ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। तो मतलब धात्विक पदार्थ सभी ठोस, अधिकतर ठोस अवस्था में पाए जाएंगे सिर्फ पारे को छोड़कर, और अधात्विक ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। दूसरा अंतर की बात करेंगे हम, धातुओं पर जब चोट मार दी जाती है तब एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न होती है, और जब अधातुओं पर जब चोट मारेंगे तो उस पर आवाज नहीं होती है। धातुओं की सतह पर विशेष प्रकार की एक चमक होती है, ठीक है, और अधातुओं में ग्रेफाइट और आयोडीन को छोड़ करके कोई भी चमक नहीं होती है। मतलब प्रश्न ऐसा आएगा परीक्षा में, निम्न में से कौन से अधातु है जिनमें चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन ऐसे हैं अधातु जिनमें चमक पाई जाती है। इसके अलावा सभी अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है, और धात्विक में सभी में चमक पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि धातु क्या होता है। तो देखिए, धातु के बारे में बात करते हैं। धातुएं खनिज पदार्थों से प्राप्त होती है। मतलब जहाँ से खनिज प्राप्त होंगे वही क्या कहलाएगी? धातु कहलाएगी। जो प्रकृति में अयस्कों के रूप में मिलती है। अयस्क का मतलब ये होता है कि किसी भी शुद्ध रूप में चीज नहीं मिलना, कच्चे माल को ला करके उसमें से चीज को या उसमें से खनिज को निकालना क्या कहलाता है? धातु कहलाती है। अब बात करते हैं हम धातुओं के गुणों के बारे में। धातुओं के गुण कितने होते हैं, ठीक है। तो धातुओं के मुख्य रूप से 3 गुण होते हैं। एक होते हैं भौतिक गुण, दूसरे होते हैं यांत्रिक गुण, और तीसरे होते हैं रासायनिक गुण। देखिए, भौतिक गुण का मतलब ये होता है कि जो हमें सामने नजर आ रहा हो, जो सामने दिखाई दे रहा हो, उसे कहते हैं भौतिक अवस्था या भौतिक गुण कहते हैं। और किसी गुण को दूसरे गुण में जब आप परिवर्तित करते हैं तो उसे कहते हैं यांत्रिक गुण। और रासायनिक का मतलब ये होता है रसायन के माध्यम से
या दो पदार्थों के माध्यम से जब पदार्थ तीसरे गुण को धारण कर लेता है तो उसे कहते हैं रासायनिक गुण कहते हैं। आइए चर्चा करते हैं एक एक के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हम भौतिक गुण के बारे में। भौतिक गुण क्या होता है? वह गुण जिसके फलस्वरूप उसके रंग, भार, बनावट, गलनीयता, चालकता और चुंबकत्व का ज्ञान हो। यानी कि देखिए, जब हम वस्तु को जब देखेंगे तब हमें उसका रंग नजर आएगा। रंग के आधार पर हम वस्तु पदार्थ की क्या कर रहे हैं? जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपके सामने सोना रखा और मैं बोलता हूँ कि ये तो लोहा है, तो आप क्या विश्वास करोगे? क्या नहीं करोगे, क्योंकि सोना अपने रंग से पहचाना जाता है। दूसरा बात करूंगा मैं भार। हर वस्तु का अपना अपना अलग अलग भार होता है, ठीक है। बनावट के आधार पर हर वस्तु की अपनी अलग बनावट होती है। गलनीयता का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु को जब हमने गर्म किया तो वह पदार्थ कौन से टेम्परेचर पर वह गलना शुरू करता है, मतलब तरल रूप में प्रारंभ होना शुरू करता है, वो उसकी गलनीयता कहलाती है। चालकता का मतलब ये होता है कि जब हमने किसी वस्तु में विद्युत का प्रवाह किया तो जब विद्युत का प्रवाह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रहा हो तो क्या वह पदार्थ के माध्यम से कर रहा है, तो पदार्थ चालक है या नहीं है। अगर पदार्थ में विद्युत का प्रवाह हो रहा है तो वह पदार्थ क्या होगा? चालक होगा। और पदार्थ में विद्युत का प्रवाह नहीं हो रहा है तो वह क्या होगा? कुचालक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम चुंबकीयता का। चुंबकीयता का मतलब क्या होता है? यानी कि वस्तु में, लोहे की वस्तु में चुंबकत्व का गुण है या नहीं। जैसे लोहे की वस्तु चुंबक की ओर आकर्षित होती है तो इसमें मतलब उस पदार्थ में चुंबकत्व का गुण पाया जाता है, जो हमें स्पष्ट रूप से नजर आता है। अब बात करते हैं हम यांत्रिक गुणों की बात करते हैं। यांत्रिक गुण का मतलब क्या होता है? वह गुण जिसके फलस्वरूप उनके गुणों को अन्य गुणों में बदला जा सकता है, मतलब एक गुण से दूसरे गुण में बदलना क्या कहलाता है? यांत्रिक गुण। कुछ प्रमुख यांत्रिक गुण जो परीक्षा में काफ़ी पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में डिटेल चर्चा आगे करेंगे। नाम पढ़ लेते एक बार। सामर्थ्यता, प्रत्यास्थता, सुगठिता, तन्यता, भंगुरता, आघातवर्धनता, कठोरता, चिमड़पन या मशीनता। अब देखिए, मैं आपको इनके बारे में बेसिक डिटेल देता हूं आपको। सामर्थ्यता का मतलब क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया, जैसे ये वस्तु ध्यान से देखिए, ठीक है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे बल लगाया। बल लगाने से क्या हुआ कि या तो इसकी कंडीशन कुछ इस प्रकार से हो सकती है, ये ऐसे मुड़ सकता है, लेकिन जब तक कि इसमें बल को सहन करने की क्षमता पाई जाती है वो इस वस्तु की क्या कहलाती है? सामर्थ्यता कहलाती है। नंबर दूसरा बात करेंगे प्रत्यास्थता। प्रत्यास्थता का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया तो उसकी आकृति में क्या हुआ? चेंजेस हो गया, ठीक है। और जब हमने बल वापस हटा लिया तब वस्तु अपने पुनः आकार को ग्रहण कर लेती है, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यास्थता का गुण कहते हैं। जैसे समझिएगा आप, मैंने एक रबड़ है, रबड़ पर जब मैंने बल आरोपित किया तो बल आरोपित करने से रबड़ की आकृति में परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे ही मैंने उसके दोनों सिरों से बल को हटाया तो रबड़ अपनी पुनः अवस्था को धारण कर लेता है। जैसे रबड़ की बॉल होगी, स्पंज वाली बॉल होती है, हम जब उस पर बल लगाते हैं उसकी आकृति चेंज हो जाती है और जैसे ही बल हटाया वो अपनी आकृति को ग्रहण कर लेती है। ऐसी अवस्था को प्रत्यास्थता कहते हैं। बात आती है सुगठिता की। सुगठिता को इंग्लिश में कहते हैं प्लास्टिसिटी। सुगठिता का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया तो वो अपने आकार को चेंज कर लेगी, लेकिन जब उसमें से बल हटा देंगे तब वो पुनः अपने आकार को ग्रहण नहीं कर सकती। जैसे प्लास्टिक की बोतल को मैंने दबाया तो उसकी आकृति में परिवर्तन हो गया, लेकिन जैसे ही बल हटाया वो अपने पुनः आकार को ग्रहण नहीं करती, क्या कहलाती है? सुगठिता। तन्यता का मतलब ये होता है वस्तु को ठोक पीट करके तारों के रूप में बनाना, क्या कहलाता है? तन्यता का गुण कहलाता है। भंगुरता का गुण क्या होता है? जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया तो वस्तु को दो टुकड़ों में विभक्त हो जाना, क्या कहलाता है? भंगुरता का गुण कहलाता है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं आघातवर्धनता की। आघातवर्धनता का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु पर आघात किया जाता है, आघात का मतलब उस पर प्रहार किया जाता है, बल लगाया जाता है, तब वस्तु की आकृति में क्या हो जाता है? वर्धन हो जाता है और वह टीन सेट या चादरों के रूप में उसका आकार हो जाता है। नेक्स्ट बात है कठोरता। कठोरता का और सामर्थ्यता की परिभाषा बिल्कुल एक जैसी है, यानी कि वस्तु पर जब तक बल लगाया जाए और बल सहन करने की जो क्षमता होती है वो वस्तु की क्या कहलाती है? कठोरता कहलाती है, यानी वस्तु कितनी कठोर है, ठीक है। नेक्स्ट होता है चिमड़पन या कड़ापन। चिमड़पन कड़ापन का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है तो वस्तु बिना टूटे आसानी से क्या हो सके? मुड़ सके। जैसे कि लोहे की वस्तु की देखिए आपने साकल बनाई जाती है
तो वस्तु को ठोक पीट करके नए आकार को घुमावदार मोड़दार आकार उसे देना, लेकिन वो टूटनी नहीं चाहिए। और होता है मशीनता का गुण। मशीनता के गुण का मतलब ये होता है जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाए, मशीन के माध्यम से जब किसी वस्तु पर बल आरोपित किया जाता है तो उसके आकार में परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं? मशीनेबिलिटी या मशीनता का गुण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम यांत्रिक गुण, रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए रासायनिक गुणों के बारे में चर्चा करते हैं हम, समझेंगे ध्यान से। रासायनिक गुण का मतलब क्या होता है? वह गुण जिसके फलस्वरूप धातु किसी मूल पदार्थ से क्रिया करके अन्य पदार्थ में धारण कर लेता है, उसे कहते हैं वस्तु का रासायनिक गुण कहते हैं। जैसे देखिए संक्षारण होना, संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। देखिए जब किसी लोहे की रोड को पानी डाल करके रेत में डाल दिया जाता है तो कुछ समय बाद में रेत का कलर कैसा हो जाता है? लाल कलर हो जाता है। यानी कि जंग की वजह से वस्तु के कलर में क्या हुआ? परिवर्तन हो गया। तो ये संक्षारण गुण एक प्रकार का रासायनिक गुण है। अम्लीता, क्षारीयता का गुण भी क्या होता है? रासायनिक गुण होता है। आइए डिटेल में चर्चा करते हैं हम एक एक के बारे में। देखिए प्रमुख बात करते हैं भौतिक गुणों के बारे में। भौतिक गुण में नंबर 1 जो बात करेंगे वो करेंगे हम रंग के बारे में। तो क्या होगा? सभी धातुओं का रंग अलग अलग होता है। नेक्स्ट बार क्या होता है? सभी वस्तुओं का घनत्व अलग अलग होता है। घनत्व के कारण ही वस्तुओं के हल्केपन व भारीपन का पता चलता है। अब आपने देखा होगा एक छोटी सी बॉल होती है लोहे की, वो पानी में डूब जाती है, लेकिन बड़े बड़े जहाज भी पानी में नहीं डूब पाते। क्यों? उसका कारण क्या होता है? उसका कारण होता है उनका घनत्व की वजह से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नेक्स्ट गुण है अपना बनावट। धातुएं विभिन्न आकृतियों में पाई जाती है, यानी सभी की बनावट अलग अलग होती है। देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण और यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न आने की संभावना रहती है। हर परीक्षा में एक प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है, गलनीयता। प्रत्येक धातु एक गलनांक बिंदु होता है जिस पर पिघलकर ठोस द्रव में परिवर्तित हो जाता है। इसका मतलब यह होगा, देखिए इसको मैं जूम करके बताता हूँ आपको, समझिएगा इसे। प्रत्येक धातु को क्या होता है? गलनांक बिंदु होता है। गलनांक बिंदु का मतलब मैंने बताया था जिस तापक्रम पर वस्तु का क्या होता है? गलन शुरू हो जाता है। जैसे कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू होता है, वहां से वो वाष्प का रूप धारण करा तो वो क्या हो गया? वाष्पीकरण हो गया। लेकिन जब मैं बोलूँगा कि एक बर्फ का टुकड़ा है, उसे हमने गर्म किया और वो पानी का रूप धारण कर रहा है, यानी वो गलना शुरू कर रहा है, तो वो उसका क्या कहलाएगा? गलनांक बिंदु कहलाता है। तो वस्तु ठोस से किस में परिवर्तित हो रहा है? द्रव में, उसे क्या कहेंगे? गलनीयता कहेंगे। तो देखिए विभिन्न धातुओं का मैंने यहाँ पे गलनांक और उसका घनत्व के बारे में बताया। जैसे तांबा धातु का गलनांक कितना होता है? 1000 से 1083 डिग्री सेल्सियस तक होता है, तथा इसका घनत्व कितना होता है? 8.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। नंबर 2 बात करेंगे हम एल्यूमिनियम की। एल्यूमिनियम का घनत्व कितना होता है? 655 से 660 डिग्री सेल्सियस होता है और 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। शीशे की बात करेंगे तो 325 इसका गलनांक होता है तथा घनत्व इसका 11.4 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। टीन या रांगा की बात करेंगे तो 203 इसका गलनांक होता है, 203 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है, जबकि 7.3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका घनत्व होता है। देखिए परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न आते हैं कि जस्ते का गलनांक कितना होता है, तो आपको बताना होता है 419 डिग्री सेल्सियस होता है, और जबकि इसका घनत्व कितना होता है? 6.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। इसी प्रकार चांदी की बात करेंगे तो 960 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है, जबकि 10.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या होता है? गलनांक होता है। तो आपको सभी के गलनांक और सभी धातुओं के घनत्व के बारे में आपको पढ़ना। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपको सारणी में यहाँ पे बताए। नेक्स्ट बात करते हैं चालकता। जिन धातुओं में ऊष्मा का प्रवाह हो वे वस्तु हमेशा क्या कहलाती है? चालकता के गुण को रखती है, और जिनमें चालकता का प्रवाह नहीं हो तो वो क्या कहलाएगी? कुचालकता कहलाएगी, या कुचालक उनमें गुण कहलाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं चुंबकीयता का गुण। लोह वस्तुओं को अन्य लोह धातुओं को अपनी ओर आकर्षित करने का जो गुण होता है वो क्या कहलाती है? चुंबकीयता कहलाती है। जैसे कि कोई लोहे की वस्तु है, वो अन्य लोहे की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, तो उसमें चुंबकत्व का गुण पाया जा रहा है, इसीलिए वो चुंबकीयता कहलाती है। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थों के प्रमुख यांत्रिक गुणों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले लेते हैं सामर्थ्यता। सामर्थ्यता को कहते हैं स्ट्रेंथ के नाम से।
बिना नष्ट हुए बाह्य बलों को सहन करने की जो क्षमता कहलाती है वो क्या कहलाती है? सामर्थ्यता का गुण कहलाता है। मतलब बाह्य बल लगा लेकिन उसको वो वस्तु क्या नष्ट नहीं हुई है, उस पर कोई असर नहीं हुआ, उसने पूरी पूरी उस बाह्य बल को सहन कर लिया है। प्रत्येक धातु की सामर्थ्यता अलग अलग होती है। लोहे की सामर्थ्यता तांबे की सामर्थ्यता से अधिक होती है। यह प्रश्न सत्य और असत्य कथन में एक बार पूछा गया था। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रत्यास्थता के बारे में। इलास्टिसिटी, बल लगाने पर आकृति में परिवर्तन हो जाता है तथा बल हटाने पर आकृति पुनः अपने रूप को धारण कर लेती है। वस्तु का यह क्या गुण क्या कहलाता है? प्रत्यास्थता गुण कहलाता है। जैसे रबड़, इस्पात इत्यादि, ये सभी क्या प्रत्यास्थता के गुण होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सुगठिता मतलब प्लास्टिसिटी। बल लगाने पर वस्तु अपनी आकृति में परिवर्तित होता है परंतु बल हटाने पर वस्तु अपने पुनः मूल आकृति में नहीं आती, जैसे चिकनी मिट्टी, प्लास्टिक इत्यादि। नेक्स्ट बात करते हैं तन्यता डक्टिलिटी। किसी वस्तु पर बल लगाने से बिना टूटे तार के रूप में खींच जाए, मतलब वस्तु बिना टूटे हुए तारों के रूप में उसका निर्माण हो जाए। इस गुण के कारण ही धातुओं के क्या बनाए जाते हैं? तार बनाए जाते हैं। यानी जिन धातुओं में तन्यता का गुण होगा उन्हीं धातुओं के तार बनाए जाते हैं। तो देखिए तांबे के तार आपने देखे होंगे। तांबे के तार बाजार में उपलब्ध होते हैं जो हमारे घर की इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किए जाते हैं ना, तो तांबे में तन्यता का गुण पाया जाता है। एल्यूमिनियम में तन्यता का गुण पाया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं भंगुरता। भंगुरता के बारे में, धातु को चोट मारने पर अगर वो टूट जाए तो वो उसे क्या कहते हैं? भंगुरता का गुण कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम आघात वर्धनता। वस्तु पर आघात करने से उसके आकार में वर्धन हो जाता है तथा वस्तु चादर के रूप में आकार धारण कर ले तो इसे क्या कहते हैं? आघात वर्धनता का गुण कहते हैं। सोना सबसे अधिक आघात वर्धनीय धातु है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं हम कठोरता। धातु का वह गुण जिसके फलस्वरूप वह आसानी से घिसे, कटे अथवा मुड़े नहीं। मतलब जब वस्तु पर बल लगाया तो न तो उसमें कुछ घिसाव हो रहा है, न वो कट रही है और न ही वो मुड़ रही है। वस्तु का ये गुण क्या कहलाता है? धातु का ये गुण क्या कहलाता है? कठोरता कहलाता है। हीरा सबसे अधिक कठोर धातु में जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं चिमटपन या कड़ापन। धातु को मोड़ने पर बिना टूटे नई आकृति ग्रहण कर लेना क्या कहलाता है? चिमटपन या कड़ापन कहलाता है। मशीनता, मशीन की सहायता से वस्तु के आकार को परिवर्तित करना क्या कहलाता है? मशीनता का गुण कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम प्रमुख रासायनिक गुण के बारे में। ठीक है, देखिए धातु पर अम्ल या क्षार के फलस्वरूप पड़ने वाले जो प्रभाव होते हैं वो सभी रासायनिक गुण होते हैं। जैसे कि मैं किसी एसिड को जब किसी दूसरे पदार्थ पर डाल देता हूँ, जैसे मैंने प्लास्टिक के पदार्थ पर या प्लास्टिक की धातु पर अगर एसिड को डालूंगा तो प्लास्टिक की धातु क्या होगी? जल जाएगी, क्योंकि उसमें अम्ल की मात्रा काफ़ी अधिक होती है। लोह धातु पर पानी लगने से क्या हो जाता है? जंग लग जाता है, तो ये संक्षारण का गुण हुआ। और जब सेब को चाकू से जब काट दिया जाता है तो सेब का रंग क्या हो जाता है? काला पड़ जाता है, तो ये क्या होता है? ये भी एक प्रकार का रासायनिक गुण है। ठीक है, हालांकि ये लोह धातु से संबंधित है। लोह धातु जब हम कोई सा भी जब सेब को काटते हैं तब क्या होता है? सेब का आपने देखा होगा सेब काले कलर की हो जाती है, तो ये एक प्रकार का क्या है? रासायनिक गुण है। तो दोस्तों आज के इस टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पदार्थ के बारे में सामान्य जानकारी को पढ़ा और नेक्स्ट इसका पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें मैं आपको लोह धातु तथा अलोह धातु के बारे में बताऊंगा। ठीक है, कुछ कुचालक धातु है, कुछ सुचालक धातु है, कुछ अर्धचालक धातु के बारे में बताऊंगा जहां से प्रश्न आते हैं। ये वीडियो देखा जाए तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो स्टूडेंट रेलवे एग्ज़ाम की तैयारी करे उन लोगों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि रेलवे में भी पदार्थ विज्ञान का टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है और वहाँ से प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और आपको किसी प्रकार का अगर कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो भी बनाऊँ उसमें आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए नेक्स्ट वीडियो को मैं जो भी मुझे सुधार करना होगा मैं वो करूँगा। धन्यवाद।